नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों की विचार चल रहे थे, जिसका एक भाग मैंने आपके लिए भेज चुका हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत साधक के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं व्यंजन विचार का दूसरा भाग उपस्थित लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेकर, जिसमें पहले भाग में हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने किया था। तो ये तो हो चुका था, आज हमको उसके आगे की चलना है। हाँ, ये है यहां तक कंप्लीट हो गया था। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजनों का एक एक वर्गीकरण हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, और आज ये जो नया भाग आपके सामने भाग 2 जा रहा है, ये व्यंजन का दूसरा जो है प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर व्यंजनों की वर्गीकरण हम लोग यहां से करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर, दोनों बात एक ही है। इसके आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। यहां पर देखिएगा, व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इन 8 भागों को डिटेल से पढ़ते हैं। क्या क्या है हमारे सामने, ये 8 भाग उपस्थित हैं। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन पहला उत्पत्ति या संरचना के आधार पर जो व्यंजनों का 8 भाग है, 8 भागों में बांटा गया है, उसमें से पहला है स्पर्शीय या वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है संपृक्त व्यंजन, छठा है युग्मक या द्वित व्यंजन, और सातवां है उच्छिप्त व्यंजन, और लास्ट है हमारा अयोग वाह। जी हाँ, ये 7 भाग हैं। उत्पत्ति या संरचना के आधार पर इनको बांटा गया है। अब इन सभी को 8 प्रकारों को, 8 भागों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा है वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। यहां है पहला वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, स्पर्श व्यंजन को। चलिए, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिएगा यहां पर हमारे पास ये है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? एक लाइन में 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 10 15 20 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ये तो हम लोग जानते ही हैं, और ऊपर वाले भाग में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए, अब ये पहली लाइन जो है, इन पहली लाइन को हम लोग क वर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत क से है। तो क से है तो इसका नाम पड़ गया क वर्ग। और क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है क ख ग घ अंग। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण क ख ग घ अंग, ये 5 है। ये एक वर्ग हो गया। ठीक उसी तरह से इसका पहला प्रारंभ होता है च से, तो इसको च वर्ग नाम दे दिया गया। इस पंक्ति का पहला प्रारंभ होता है ट से, तो इसे ट वर्ग कहते हैं। इसका पहला प्रारंभ वर्ण त है, इसलिए इसको त वर्ग कहते हैं। और इसका प्रारंभ प से है, तो इसे प वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग है हमारे पास। हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल वर्गों की संख्या 5। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो पांचों वर्गों में वर्णों की संख्या 25, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25। वर्ग कितने होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं, आपके सामने उपस्थित है। क वर्ग में वर्णों की संख्या कितने हैं? 5। च वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। ट वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। त वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। और लास्ट हमारा प वर्ग, प फ ब भ म, इसमें भी 5। तो 5 10 15 20 25, टोटल हमारे कितने वर्ण हो गए? 25। 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और 25 वर्ण, यही वर्ण हमारे वर्गीय 25 वर्गीय स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। दोनों बात एक ही है।
अब यहां पर हम देखेंगे वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग हमारे होते हैं 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। अब हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप 8 भागों में से दूसरा भाग हमारा था अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम लोग इसकी पहले पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की बस यहां हमको संख्या बतानी है, वो है हमारे पास कितने हैं? 4। कितनी संख्या है? 4। य व र ल, ये इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सी व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन जी। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, तो हालांकि बटा गया संरचना के आधार पर है तो हमको दोबारा यहां पढ़ना पड़ रहा है। ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं? 4 है। श स श ह। थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे कि यहाँ पर आपका तालब से होना चाहिए, षटकोण से होना चाहिए, जिसको हम मूर्धन्य से बोलते हैं, ये वाला ये होना चाहिए। तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। श स और ह, ये 3 स होते हैं हमारा, श और ह। तो ये हमारा तालब स हो गए, ये मूर्धन्य स हो गए, ये दंत स हो गया, हालांकि ये तो कंठ है ही। तो ये ऊष्म है, इनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। हमारा चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम लोगों ने पढ़े भी हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे सामने उपस्थित है, यहां देखिएगा। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इन संयुक्त व्यंजनों को बताने के लिए इस तरह से मैंने इसमें कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इनको संयुक्त इसलिए कहा गया कि क्यों ये प्योर व्यंजन नहीं है, ये 2 व्यंजनों को आपस में जोड़कर नया एक व्यंजन बनाया गया जिनको हम संयुक्त कहते हैं। और 2 व्यंजन जो जुड़ते हैं वो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम ही व्यंजन नहीं जोड़े गए हैं। जैसे यहां देखिएगा, आपके सामने है, हाँ जी हाँ, यहां है, ये हमारा था छ, यह था त्र, यह था ज्ञ और यह है श्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। यहां पर इनकी निर्माण, इसमें जो 2 वर्ण आपस में जुड़े हैं वह कौन कौन से हैं, यहां देखिएगा। हलंत क और श, ये दोनों को आपस में जोड़ने से बना क्या? छ। हलंत त और र, इन दोनों को आपस में जोड़ने से बना क्या? त्र। हलंत ज और य, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बना? ज्ञ। और हलंत तालब स और र, इन दोनों को जोड़ने से बना है श्र। कहीं कहीं हिंदी व्याकरण में इस श्र को मिश्र व्यंजन भी कहते हैं। कौन सी व्यंजन? मिश्र व्यंजन। ठीक है, और इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन, इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनको मिश्र व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं ये भी मिलता है, हालांकि यह चारों को संयुक्त में पढ़ाया गया है क्योंकि ये चारों व्यंजनों से जुड़ के आपस में यहाँ पर नोट में यहाँ पर ये बताया गया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ व्यंजन वर्ण स्वर युक्त वर्ण से मिलने पर संयुक्त शब्द का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यह कहा है कि प्रारंभ का व्यंजन वर्ण हो। ठीक है, व्यंजन वर्ण अर्थात कोई हलंत हो, ठीक है, और वह व्यंजन वर्ण स्वर युक्त वर्ण से मिला हो। ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर हो, स्वर युक्त हो, और कोई ऐसा व्यंजन जो कि हलंत हो। व्यंजन वैसे हलंत भी होता है, हलंत ही होता है व्यंजन। तो हलंत व्यंजन किसी स्वर युक्त वर्ण से मिले तो वह संयुक्त शब्द का निर्माण करता है। जैसे यहां पर है आपके सामने, यहां पर है त्याग। आप देखिएगा, ये आधा त है, ये व्यंजन है, ठीक है, ये आधा त किससे मिला है? स्वर युक्त वर्ण से मिला है। यहां पर यह जो है ये आपका व्यंजन है, इसमें आ नाम का स्वर है, तो ये स्वर युक्त वर्ण से मिल गया ये हलंत वाला त और बन गया शब्द त्याग। तो इस तरह के जो शब्द का निर्माण होता है हम उसको संयुक्त शब्द बोलते हैं।
आगे जैसे प्यों है, ये आधा प य से मिला हुआ है, लेकिन य पर स्वर क्या है, ओ की मात्रा, तो शब्द बन गया प्यों। ठीक है। आगे कहते हैं जैसे क्र शब्द है, कौन सा शब्द है, क्र। अब ये क्र जो है ये संयुक्त शब्द है, क्योंकि इसमें आधा क जो है रस मिला है। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्र में जो र है ये आधा है, क तो पूरा दिखाई दे रहा है। जी नहीं, इसी को हमको समझना है। इसका अगर हम ऑपरेशन कर दें तो आधा क धन र, ठीक है, और धन अ, इन तीनों के योग से क्र बना है। इन तीनों के योग से क्र बना है। कैसे बना, ये आधा का है, ठीक है, और इससे जुड़ने वाला जो वर्ण है वो र भी आधा ही है, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा और हलंत लगा रहेगा। ठीक है। और ये अ जब फिर र में जाएगा तो र हो जाएगा पूरा, ये हलंत हट जाएगा, टोटल क्र बन के तैयार होगा, ये क्र। ठीक है। जैसे आपका द्र शब्द है, ठीक इसी तरह से, जैसे अगर हम यहां पर कुछ एक शब्द लिख दें जिसका नाम है क्रुद्ध, एक शब्द है क्रुद्ध। अब क्रुद्ध का हम ऑपरेशन कर दें यहां पर, तो देखिएगा ऑपरेशन का मतलब होता है उसका विच्छेद, एक एक वर्णों को तोड़कर हम विच्छेद कर दें। ऑपरेशन इसलिए थोड़ा सा हास्यात्मक है, बोल देते हैं कि हर एक चीज स्पष्ट हो जाए, दिख जाए। तो यहां पर इसको हम दिखाते हैं आपको, इसका विच्छेद होगा हलंत क, धन हलंत र, धन उ, धन द, धन ध, धन अ। ठीक है। क्रुद्ध को विच्छेद करने पर, एक एक वर्ण को तोड़ने पर इतने सारे वर्ण आपस में निकलते हैं क्रुद्ध से, और इन सभी वर्णों को आपस में जोड़ा जाए तो बन के तैयार होगा क्रुद्ध। देखिएगा जोड़ते हैं, ये र क में जाएगा, क भी आधा र भी आधा, लेकिन यहां उ क्या है, स्वर है। उ जब र में जाएगा तो आपका हो जाएगा रू, क्या हो जाएगा, रू। और ये हलंत वाला र क में जाएगा तो हो जाएगा क्र, ऐसे हुआ। यहां से उ आया क्रू। ठीक है। फिर द क्या है हमारा, द हमारा है आधा हलंत है, लेकिन ये ध भी आधा है, ये अ ध में गया तो ध हो गया पूरा। ठीक है। शब्द बन के तैयार हुआ क्रुद्ध। अब इसको अगर हम बोलेंगे, बोल के देखते हैं, क्रुद्ध, ध आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ध, ध हम पूरा बोल रहे हैं, द को आधा बोल रहे हैं, क्रुद्ध, क्रुद्ध। ठीक है। और केवल क्रू को बोले, क्र को बोले, यहां है हमारे पास ये क्र। हम इसको बोल के देखें, क्र, क झटके में बोला जा रहा है और र को हम पूरा बोल रहे हैं, क्र, द्र। ठीक है। इस तरह से होता है। इसका विशेष व्याख्या हम संधि में करेंगे, क्योंकि ये संधि का टॉपिक है। आगे हम चलते हैं संपृक्त व्यंजन की तरफ। संपृक्त व्यंजन में हम देखेंगे इसे, संपृक्त व्यंजन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं संपृक्त व्यंजन, आपके सामने प्रस्तुत है कि जब कोई हलंत वर्ण का मतलब होता है आधा वर्ण, जब कोई हलंत वर्ण अर्थात आधा वर्ण किसी असमान वर्ण से मिलता है तो वह हलंत वर्ण संपृक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है। समझिएगा कि कोई भी हलंत वर्ण हो, और किसी हलंत वर्ण का मतलब आधा वर्ण, कोई भी आधा वर्ण या हलंत वर्ण कोई असमान वर्ण से मिले, यानी कि अगर क हलंत है, क आधा है, तो क किससे मिले, क को छोड़कर चाहे जिससे, असमान, किससे मिले, असमान, जो समान न हो, यानी क मिले ख से मिल जाए, ग से मिल जाए, च से मिल जाए, प त सब व्यंजन है, सबसे मिल जाए, लेकिन क से न मिले। क अगर क से मिल गया तो समान हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि कोई असमान वर्ण से मिले। ठीक है। तो ऐसा अगर हो तो जो हलंत वर्ण रहेगा हमारा क, वो हमारा संपृक्त व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपृक्त व्यंजन। आइए यहां देखते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने
हलंत वर्णों को लाल रंग में कर दिया है। ये जो लाल रंग के हलंत वर्ण देख रहे हैं, यही हलंत वर्ण संपृक्त व्यंजन है। क्यों है? क्योंकि ये हलंत क जो है ये त से मिला है। किससे मिला? हलंत क किससे मिला? त से। अगर यही पर क होता तब तो दोनों समान हो जाते, क यहां भी क यहां भी, हलंत क से मिल रहा है, समान हो जाता। लेकिन ये कहता है कि असमान वर्ण से मिले। किससे मिले? असमान, जो समान ना हो। क किससे मिला? त से। क भी अलग चीज है, त भी अलग चीज है, दोनों असमान है। तो ये वक्ता, वक्ता में जो क है ये संपृक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपृक्त, क्योंकि असमान वर्ण से मिला है। यहां पर देखिए क किससे मिला है? त से। क किससे मिला? त से। तो यहां का जो क शब्द है, रक्त का क जो है वो संपृक्त व्यंजन कहलाएगा। आगे जैसे संबल है, संबल में जो ये म है वो ब से जुड़ा हुआ है। किससे? ब से। म और ब एक दूसरे में असमान है, समान नहीं है। इसलिए संबल के म जो शब्द है, म जो व्यंजन है वह संपृक्त व्यंजन कहलाएगा। इत्यादि इस तरह के बहुत सारे शब्द आप प्रतिदिन बोलते होंगे, पढ़ते होंगे, किताबों में, ग्रंथों में, साहित्यों में, उपन्यासों में। वो सभी शब्द जो कि आधा हो और किसी पूरे दूसरे शब्दों से मिले, अक्षरों से मिले हो, वह जो आधा है वो संपृक्त कहलाएगा। आगे आते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है युग्मक या द्वित्व व्यंजन। युग्मक या द्वित्व व्यंजन, ठीक है, इनके दो नाम है, युग्मक या द्वित्व। अब एक ऐसा व्यंजन है, जस्ट हमने अभी ऊपर जो पढ़ा उसी का उल्टा है। उसने ऊपर हमने ये पढ़ा कि जो आधा वर्ण हो वह असमान वर्ण से मिले, लेकिन ये कहता है कि नहीं, जो आधा वर्ण हो वह अपने ही वर्ण से मिले। देखो यहां पर, जब कोई हलंत वर्ण यानी आधा वर्ण समान वर्ण से मिलता है, कौन से वर्ण से? समान। इस पर फोकस दो करो, समान। ऊपर वाला जो कहता था वो असमान था, यहां जो है वो समान है। समान वर्ण से मिले तो हम उसे युग्मक व्यंजन वर्ण कहते, या वह युग्मक व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर हलंत क, ये हलंत आधा क अपने ही माने समान वर्ण से, क से ही मिला है। ये आधा क से ही मिला है, ठीक है, समान है। क्या है? समान है। तो इसमें का जो ये आधा क है ये युग्मक व्यंजन कहलाएगा। कौन सा व्यंजन? युग्मक कहलाएगा। जैसे यहां पर आधा च से ही मिला है, सेम, दोनों समान है, तो ये जो आधा च है ये युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जैसे यहां पर ल जो है अपने समान वर्ण यानी ल से ही मिला है, ल के अलावा यहां और कुछ नहीं है, ल से मिला है, तो जो आधा ल हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा युग्मक या द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। और ऊपर क्या मिलता था? ऊपर हमारे पास यहां जैसे च से मिला, क से मिला, ल से मिला, तो ये क्या कहते थे? ये असमान है। क से नहीं मिला, त से मिल गया, क त से मिल गया, यहां म ब से मिल गया। ठीक है, इस तरह का अगर असमानता हो तब तो ये हमारा संपृक्त व्यंजन कहलाएगा। जहां सेम मिल जाए तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एक शब्द है सम्मान। कौन सा शब्द है? सम्मान। ये शब्द है, म किससे मिला है? म से मिला है। तो ये जो सम्मान में जो म है ये युग्मक व्यंजन है। कौन सा है? युग्मक व्यंजन है। चलिए, अब हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक अगला है जो वो हम पढ़ते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या नाम है इनका? उच्छिप्त व्यंजन। इनका एक और नाम है द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इनके अंतर्गत केवल यही दोनों महाशय आते हैं। कुछ लोग इनको ड ढ पढ़ते हैं, जबकि गलत है, ड ढ नहीं है, ड ढ और इन दोनों में अंतर है। ये है ड और ये है ढ, जो ट वर्ग में आते हैं, ट ठ ड ढ। ठीक है, इनको हम ड ढ पढ़ते हैं, लेकिन इनके नीचे अगर बिंदी लगा दिया जाए नीचे, तो अब ये पढ़े जाएंगे अड़ अड़। क्या पढ़े जाएंगे? अड़ अड़, ये पढ़ेंगे, दोनों सेम उच्चारण। अच्छा,
इनका नाम द्विगुण क्यों पड़ गया? इनके अंदर दो गुण है, दो क्वालिटी है। क्या उन कौन से? एक तो ये दोनों हिंदी के हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के हैं। और दूसरा गुण क्या है कि ये जो बिंदी है ये है आपका फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी का। तो फारसी और हिंदी दोनों का कैम्बो है ये, द ड़ और ड़, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन क्या है? हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो सोनों का जा चुका है, उसमें आप पढ़ चुके होंगे। अयोगवाह मेरे सामने है। अंग और अह, इनको आप लोग अनुस्वार बोलते हैं, ये अनुस्वार है, और ये क्या है? विसर्ग, ये है विसर्ग, ठीक है, अयोगवाह। चलिए अब इनके विषय में विशेष जानकारी आपको वहां से मिलेगा। इनका नाम अयोगवाह क्यों पड़ा, अयोगवाह में इसका वजह क्या था कि अंग अह को स्वरों से बाहर निकाल लिया गया, स्वरों में गणना नहीं होती, तो ये सारा चीज वहां बताया गया है। हालांकि अ माने होता है बिना, योग माने जुड़े, वा माने वहन करे या चले। जो बिना जुड़े शब्दों से, बिना जुड़े चले या वहन करे, उन्हें हम अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है, अयोगवाह। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है प्रयत्न के आधार पर, तीसरा है प्रयत्न के आधार पर वर्गों का, व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रयत्न। प्रयत्न माने होता है कोशिश। हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो बोलने से पहले हम अपने अंदर उस वर्ण को बोलने की कोशिश, यत्न करते हैं, उन्हीं को हम प्रयत्न कहते हैं। अच्छा, ये दो तरह के हो, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। जब अभी हम कोई शब्द बोले नहीं है, कोई हमसे कहा भैया अब राम बोलो, ठीक है, अभी हम तैयार हो रहे हैं राम बोलने के लिए, जो हमारा कोशिश हो रही है अंदर से, उसको हम आंतरिक प्रयत्न कहते हैं। और हमने बोल दिया राम, यह बाह्य प्रयत्न हो गया, ठीक है, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। प्रयत्न दो तरह के। हालांकि हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं हिंदी के तरीके से, इसका संपूर्ण ज्ञान जो है आपको विशेष डिटेल में चला जाएगा। आप संस्कृत का वर्णमाला जब हम पढ़ाएंगे उसमें आप वीडियो आपके पास जाएगा, उसमें आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे तरीके से होगा। हिंदी में हिंदी के तरीके से पढ़ते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहां कहा गया है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला है हमारा क्या? स्पर्श व्यंजन। हालांकि हम कई बार पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजन। फिर प्रयत्न के आधार पर जो 8 प्रकार के होते हैं उनमें से पहला स्पर्श है, तो स्पर्श को पढ़ना पड़ेगा। आइए फिर देखते हैं यहां पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। यही हमारे स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, ये सभी हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। एक लाइन में इसको वर्ग कहा जाता है। ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये सब वर्ग है। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, और 5 ये भी है। इन सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इसमें मैंने इस च वाले लाइन को, च वर्ग को लाल कर दिया है। लाल करने का वजह है, मैंने इसको लाल क्यों किया, यही जो च वर्ग है, इसी स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत ये जो च वर्ग है, ये च वर्ग हमारा स्पर्श संघर्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए, क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी वर्ण है, और ऑप्शन दे दिया आपका क, ट, द और एक बोल दिया झ, उत्तर आपका झ सही होगा। क्या सही होगा? झ, ठीक है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, टेट हो, सी टेट हो, पुलिस का हो, लेखपाल का हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है। इसको यहां से क्लियर करेंगे। चलिए अब इस पर संघर्षी का वही व्यंजन मैं नीचे भी लिखा हूं। इसमें 4 ही है, एक और बढ़ा लीजिए 5 हो जाए। ये 5 जो है हमारे क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्या है? स्पर्श संघर्षी। आइए आगे देखते हैं पंचमाक्षर अनुनासिक।
पंचमाक्षर, पंचम अक्षर, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक लाइन का जो पांचवा पांचवा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का, क च ट त प, ये जो 5 वर्ग है, पांचों वर्गों का जो पांचवा अंग अक्षर है उनको पंचमाक्षर बोलते हैं। देखो आपके सामने पांचों अक्षर है यहाँ पर, ये देख लो पांचों अंग ञ ण न म, ये जो 5 आप देख रहे हैं ये पांचों, ये स्पर्श व्यंजन का ही है। देख लो यहाँ पर ये है आपके सामने स्पर्श व्यंजन, इन सभी स्पर्श व्यंजनों का पांचवा अक्षर लास्ट वाला यही है, ठीक है। अंग य ण न म, ये स्पर्श व्यंजन है टोटल। अब 5 लाइनों में है, पांचों का ये पांचवा अक्षर है, और वही पांचवा अक्षर हमको यहां पढ़ना है। यार आपके सामने देख लो, क वाले लाइन का पांचवा अक्षर क ख ग घ अंग होता है, पांचवा अक्षर अंग है। च वाले का च छ ज झ ञ, ट वाले का ट ठ ड ढ ढ, त वाले का त थ द ध न, प वाले का प फ ब भ म, सभी का पांचवा है। और ये पांचवा जो पांचों अक्षर आपके सामने हैं इनको हम अनुनासिक बोलते हैं या पंचमाक्षर बोलते हैं, और ये बोले जाते हैं, ये उच्चारित होते हैं नासिका से। ये पांचों कहां से उच्चारित होते हैं? नासिका से। अंग भी नासिका से अंग, नासिका से बोले जाते हैं। य भी नासिका से य, नासिका से। ण नासिका से, न नासिका से, म नासिका से। ये पांचों नासिका से बोले जाते हैं। नासिका के साथ साथ ये प्रत्येक जिस जिस लाइन के हैं, ठीक है, जैसे ये क वाले लिखा था क ख ग घ अंग, ये है, इसी की चर्चा हो रही है। ये बोला जा रहा है कहां? नासिका। ये आपके सामने यहां लिखा है नासिका से। किससे? नासिका से। और 21 लाइन का है क वाले से। क वर्ग किस वर्ग का है? क वर्ग। और संपूर्ण क वर्ग बोला जाता है किससे? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। तो ये तो नासिका से बोला ही जा रहा है, नासिका के साथ साथ ये कंठ से भी बोला जा रहा है, क्योंकि कंठ वाले लाइन का है तो कंठ से तो बोला जाएगा, प्लस ये नासिका एक्स्ट्रा और बोला जा रहा है नासिका से। और ये जो 4 बच्चे, ये 4 नासिका से नहीं बोले जाते, ये केवल कंठ से बोले जा रहे हैं। लेकिन ये जो पांचवा अक्षर है नासिका के साथ साथ एक कंठ से भी बोला जा रहा है, क्योंकि कंठ वाले लाइन का है। तो अंग का 2 उच्चारण स्थान, कौन कौन सा? नासिका प्लस कंठ, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमारा ये च वाला है, च छ ज झ य, इसकी चर्चा हो रही है। ये है हमारा नासिका से, ठीक है। और ये हमारा च वर्ग है, ठीक है। और च वर्ग बोला जाता है किससे? तालु से। उच्चारण स्थान आप वीडियो उच्चारण स्थान का पढ़ लीजिए, वहां पर बताया गया है कि कौन कौन सा वर्ण कि कहां से बोला जाता है। ये तालु से बोले जाते हैं सब। तो ये तो नासिका से बोला ही जा रहा है, नासिका के साथ साथ तालु से भी बोला जा रहा है। इन चारों, ये जो 4 है सिर्फ तालु से, इस चारों में से जो पांचवा है ये नासिका प्लस तालु दोनों से। यहां देखिएगा नासिका प्लस तालु, ठीक है। ट वाले का ट ठ ड ढ ड़ आ गया, ठीक है, वो मूर्धा से बोला जाता है और प्लस नासिका से बोले ही जाता है। फिर त वाले लाइन का देखो त थ द ध न, पांचवा अक्षर नासिका से बोला जा रहा है, नासिका के साथ साथ दंत से बोला जाता है। प वाले लाइन का पांचवा अक्षर है प फ ब भ म, ये नासिका से तो बोला जा रहा है, लेकिन नासिका के साथ साथ ओष्ठ से, प फ ब भ म, ओष्ठ से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये पंचमा अक्षर है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने जा चल रहे हैं किनको? र। ध्यान दीजिएगा, र एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन है आपके सामने, जिनका नाम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन इनको कहते हैं। र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। आपके हिंदी वर्णमाला में, संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है? 33। 33 व्यंजनों में से केवल र एक ऐसा लौता है, एक ऐसा एक लौता व्यंजन है जो कि 33 व्यंजन में कार प्रत्यय लगाकर बोला जाता है, लेकिन र में कार प्रत्यय नहीं लगता। जैसे मान लिया जाएगा क है, अगर हमको क को बुलाना पड़े, हम सभी का नाम होता है, सबका नाम है, हम सभी को उनके नाम के द्वारा बुलाते हैं। और आपसे जब पूछा जाए बताओ क का क्या नाम है,
तो क को बुलाएंगे कार प्रत्यय लगाकर, फिर इनका नाम पड़ जाएगा ककार। क्या नाम पड़ जाएगा? ककार। ख को खखार, ग को गगार, घ को घगार, च को चकार, प को पकार, त को प्रकार, य को यकार, ह को हकार, सबको कार लगा दो। लेकिन आप र को कभी भी रकार नहीं बुला सकते, गलत। फिर र को कहेंगे क्या? मैंने कहा संपूर्ण व्यंजनों में केवल र ही एक ऐसा है जिसमें कार प्रत्यय नहीं लगता। र को हम लोग बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। ये र रेफ है, रेफ वर्ण रेफ व्यंजन कहलाता है। ये इनका नाम है प्रकंपित या लुंठित। ठीक है, इनके विषय में आप लोग अच्छे से जान जाइए, प्रकंपित है या लुंठित है, परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने प्रश्न है यह कि र को क्या कहते हैं या लुंठित वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? उसमें से क है, च है, ट है, एक र भी रहेगा। लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? 4 विकल्प में से एक ये भी वहां से मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पहचान लीजिए। ये सब आने वाले प्रश्न हैं। चलिए, अब उसी तरह र के समान ही आपके सामने ये भी आ गए हैं, इनको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल। ये जो एक एक व्यंजनों का कई कई नाम पढ़ रहे हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन आप सोचते रह जाओ, पार्श्विक व्यंजन पढ़े ही नहीं है, कहां मिलेगा इसे? तो यहां इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। ल पार्श्विक है, र प्रकंपित या लुंठित है। ठीक है, यहां से तैयारी करो। छठा नंबर आ गए फिर वही उच्छिप्त व्यंजन। अब इनमें कोई है महाशय ऐसे जिनका इतने नाम है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी किसी का घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, किसी का कई नाम पड़ जाता है। ठीक है, कई नाम, भगवान श्री कृष्ण की तरह वासुदेव कहो, घनश्याम कहो, मुरारी कहो, बंसी वाले, दुनिया भर का नाम, बहुत नाम है, सब बूढ़ों पर रखा जाता है। उसी तरह हम लोगों में भी कई लोगों का नाम, और ठीक है, अच्छे लोगों के सामने दिनेश दिनेश, दिनेश लाल, दिनेश लाल, घर पर कलुआ बुलाते होंगे, अलग नाम पड़ गया। ठीक है, घर वाले, मित्र लोग, दोस्त लोग और कुछ बुलाते होंगे, तो कई नाम पड़ जाते हैं। देखिएगा यहां पर उच्छिप्त या उपसिप्त या ताड़नजात या द्विगुण, 4 नाम है इनके हैं। और ये महाशय है कौन? देख लीजिए, यही है, ड़ और ड़। इनको उच्छिप्त या उत्सिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको कहीं कहीं अशुभ वर्ण भी बोलते हैं। अशुभ, अशुभ क्यों बोलते हैं? कि इन दोनों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, इनका यूज हमेशा किसी न किसी शब्द के बीच में या लास्ट में, शुरुआत में, प्रारंभ में इनसे शुरुआत कोई शब्द नहीं बनता प्रायः हिंदी साहित्यों में। जैसे मान लो एक शब्द है पढ़ना, ठीक है, इनका प्रयोग बीच में हुआ, प्रारंभ में नहीं आए। सड़क कहां हुआ? बीच में, प्रारंभ में नहीं आए। खिलाड़ी लास्ट में गए, प्रारंभ में नहीं आए, अशुभ है। ठीक है, चलते हैं आगे। अयोग वाह, ऊपर में बताया था अ माने बिना, योग माने जुड़े, वाह माने चले, वह अयोग वाह कराता है जो बिना जुड़े शब्दों के साथ चले। पंकज है, कंकड़ है, ठीक है, पंख है, अयोग वाह। यह है अंग और अह, ये 2 अयोग वाह हैं। एक को अनुस्वार कहेंगे अंग को, और अह को विसर्ग कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर यंत्रीय, वाह बहुत बढ़िया, स्वर यंत्रीय बड़े फेमस है और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। ह को क्या कहते हैं? ह को क्या कहते हैं? नाम देखिए स्वर यंत्रीय, और यही भर नाम नहीं है, इनके कुछ और नाम है। यहां देखिए, ह को हम काकल्य ध्वनि, कंठ, ऊष्म, स्वर यंत्रीय, इन महाशय के 4 नाम हैं ह के।
अब प्रश्न कैसे पूछेगा परीक्षा में? पूछ दिया कि बताइए काकल ध्वनि वर्ण है, प च ट, एक ह भी रहेगा उसमें, उत्तर क्या होगा आपका? ह। तो इस तरह का ल हो, र हो, ह हो और द्विगुण हो, इन सभी व्यंजनों का अच्छा स्टडी आप लोग कर लीजिए, इनको तैयार रहे, ताकि आने वाली आगामी पुलिस परीक्षा आप लोगों का संभवतः फरवरी में डेट है, हो सकता है कि पेपर पूर्णतः हो जाए, तो पूरी तैयारी बनाकर चलिए और उसमें मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग 100% ही नहीं अपनी ज्वाइनिंग लेकर आएंगे। आइए आगे चलते हैं। ह उक्त आदि नामों से जाना जाता है, ये चारों नाम है, ह इन चारों नामों से जाना जाता है। चौथा पॉइंट हमारा है घोष के आधार पर। किसके आधार पर? व्यंजनों का वर्गीकरण घोष के आधार पर। चलिए, घोष माने होता है नाद या गूंज, हम जो बोल रहे हैं ना, आवाज निकल रही है, ये घोष कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद या गूंज। क्या होता है? नाद माने आवाज, नाद माने आवाज, हम जो बोल रहे हैं आवाज निकल रही है, ये नाद है, इसको गूंज भी बोलते हैं। आइए, यह दो प्रकार के होते हैं। घोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है सघोष, दूसरा है अघोष। सघोष और अघोष। देखिएगा, सघोष में 31 वर्ण होते हैं, 31, और अघोष में 13 वर्ण होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। बड़ा सिंपल है याद करने के लिए दोनों को। एक में 31, ये है आपका सघोष, एक को आगे करो 3 को पीछे करो तो हो जाएगा 13, ये 13 हो गए क्या? अघोष। उल्टा कर दो, 31 13, 31 13, 13 31, सघोष अघोष सघोष अघोष, सघोष सबसे ज्यादा, अघोष कम। ठीक है, इस तरह से इसको याद करेंगे। चलिए हम पहले पढ़ेंगे सघोष। सघोष के विषय में यहां पर मैंने बनाया है कुछ आप लोगों के लिए सरल शब्दों में। सघोष, देखो सघोष क्या है, मैंने सारे व्यंजनों को लिखा और सभी व्यंजनों में ये 2 लाइनों को मैंने क्या किया, इसको कलर कर दिया, लाल कर दिया। लाल क्यों कर दिया? देखिएगा, पहले तो इन सभी का नाम मैंने बता दूं। ये यहां तक 25 अक्षर हैं। कितने? ये स्पर्श क्या है? स्पर्श। इन सभी का मैंने नाम बताया था, इनको कहते हैं भैया क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। और ये महाशय है च वर्ग, ये है आपका ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। ठीक है, लाल क्यों कर दिया मैंने इन लोगों को? देखो, प्रत्येक वर्गों का पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और प्लस ये 3 स है, 1 स 2 स 3 स, इनको हम ऐसे अलग कर ले, ऐसे पूरे लाल वाले को एक में कर लो, पैक कर लो ऐसे। देखो, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग प्लस तीनों स, श। ठीक है, तालब स, मूर्धन स, दंत स, तीनों श। उसके ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी अघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अघोष। 5 ये है, 5 ये है, 1 2 3 4 5, 5 ये है, 5 5 10 और 10 3 13। मैंने कितनी ऊपर संख्या बताया? 13। अघोष की संख्या कितनी? 13। अब शेष जो बच गए सब सघोष। ठीक है, अब देख लो ये सभी बच गए, ये यहां भी लिखा भी है सघोष। ये क्या लिखा है? सघोष। क्या क्या है इसमें? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और प्लस ह य व र ल, क्योंकि ये लोग इसमें नहीं है तो यहां रहेंगे, और सभी स्वर, सभी स्वर। देखिएगा, 5 10 15 ये हो गए, और 5 ये 15 5 20, और स्वरों की संख्या होती है 11, तो हो गया 20 प्लस 11 बराबर 31। सघोष संख्या कितनी हो गई? 31। प्रश्न कैसे करेगा? प्रश्न ऐसे करता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। अब ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? ठ
नंबर 1 ऑप्शन, प 2 ऑप्शन, च 3 ऑप्शन, म चौथा। अब पूछा है सघोष है, तो सघोष आपका म उत्तर सही। म क्या हो गया? सही हो गया म। ठीक है, ये 3 गलत हो गए। और अघोष पूछा तो 3 तो इसमें से कोई एक दे देगा और 1 इसमें से दे देगा। 3 यहां से 1 यहां से, वो अघोष है। ये सभी क्या है? अघोष है। ये सभी सघोष है। और ह अंतस्थ वर्ण 4 है और हमारे क्या है? सभी स्वर। ये सभी स्वर क्या? सघोष होते हैं। अच्छा, अब इनको हम तैयार कैसे करें परीक्षा की दृष्टि से? प्रेशर है, बहुत कुछ पढ़ना है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स वगैरह से बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हिंदी है तो हिंदी यहां से है। तैयार कैसे करें? तो तैयारी के लिए हमारे ऊपर आप छोड़िए, हम ट्रिक दे रहे हैं आपको कि इसको हम तैयार कैसे करें। देखिएगा, एक हम यहां पर कोशिश करते हैं समझाने के लिए सघोष सघोष और अच्छे से। तीन 4 हमारे हाथों में कितने उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां। मान लीजिए ये आपका, हाँ आपका नहीं और हमारा भी नहीं है, फिलहाल मेरा कला बहुत गड़बड़ है। कला मैं कोशिश किया हूं। मान लीजिए ये हाथ का पंजा है, कितने उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं। और ये हमारा अंगूठा, ऐसे ऐसे समझिए आप, ये अंगूठा है। 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं, ये क्या है? अंगूठा। ये है हमारा अंगूठा। क्या है? अंगूठा। अब फिर अंगूठा के बगल में तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, 5 उंगली हमारे पास है। अब हमको समझना क्या है? घोष, सघोष अघोष समझना है। देखो, यहां से एक मान लिया जाए आपके हाथों में जीवन रेखा चलती है। अब इसको कोई भी रेखा मान लो, बहुत सारे हाथों में रेखाएं चलती है। अब इसमें से हम वर्ण लिखना शुरू करें। 5 उंगलियां हैं, हम एक एक वर्ण 5 में डालते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा है सॉरी नहीं, क ख, देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, और प्लस इसमें 3 सा है। कलर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तो सब हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तीनों श ख और श। ये दोनों उंगली क्या है हमारे? ये है अघोष। ये दोनों उंगली हमारे हैं अघोष। क्या है? अघोष। आपके साथ परीक्षा में ये पंजा भी जाएगा, आपके हाथ भी रहेंगे आपके पास, और इन्हीं हाथों पर क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म सभी है। बीच से यहां से रेखा खींच लो। मान लो कि ये दोनों उंगली, अंगूठा बगल में उसके तर्जनी, ये दोनों उंगली क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। ये दोनों उंगली अघोष। और इसमें तीनों स। क्या है? तीनों स। इन दोनों उंगली में क्या है? तीनों स। और शेष जो बच गए 3 उंगली, ये 3 उंगली हमारे क्या हो गए? सघोष। सघोष, ध्यान देना। और शेष यहां पर रहेगा ह य व र ल प्लस सभी स्वर। सभी स्वर। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज याद कर लो, दूसरा तो शेष है। जैसे इन दोनों उंगली को बस तैयार है कि ये दोनों उंगली हमारे क्या है? अघोष है।
क्या है? अघोष। अब कोई हमसे पूछे कि बताओ ध सघोष है कि अघोष है, तो ध किस लाइन में आता? त वाले में। त थ द ध ध, इस यहां आ गया सघोष। ठीक है, ये दोनों अघोष हैं, ये तीनों सघोष हैं। जिस उंगली पर आ गया वो सघोष। ये तीनों उंगली को सघोष साबित कर दो, इन दोनों को अघोष। इसमें जो वर्ण आए इन तीनों में वो सघोष, इन दोनों में जो आए वो अघोष। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अब आगे। आगे है प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर, चलिए यहां पर पढ़ते हैं हम लोग। वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से कम अथवा ज्यादा, कम अथवा ज्यादा श्वास बाहर निकलता है जिसे प्राण वायु कहते हैं। कोई भी वर्ण हम बोले, क ख, तो किसी वर्ण में हमारे मुख से श्वास कम निकलता है और किसी वर्ण में हमारे मुख से श्वास ज्यादा निकलता है। जैसे हम बोलते हैं क, आप भी बोलिए क, फिर बोलिए ख। ख किस में ज्यादा निकला? ख में। किस में कम निकला? क में। इसी तरह हमारे जितने भी वर्ण हैं, स्वर या हो व्यंजन हो, उन सभी वर्णों को हम बोलेंगे तो मुख से वायु निकलते हैं, वो वायु कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अल्प श्वास बाहर निकलने की क्रिया को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प माने कम श्वास बाहर आई तो हम उसको अल्प प्राण कहेंगे, और किसी वर्ण को बोलने में अगर ज्यादा सांस बाहर आई तो हम उसे महाप्राण कहेंगे। ज्यादा श्वास आई तो महाप्राण, कम श्वास आई अल्प प्राण। प्राण माने होता है शक्ति। प्राण माने क्या होता है? शक्ति। हम कोई भी वर्ण बोलेंगे उसमें शक्ति लगती है, प्राण है। ठीक है, कहने का मतलब संपूर्ण खेल इन सांसों का है। हमारे शरीर से केवल ये सांस बंद हो जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो वर्णों को बोलते समय जो सांसें की मात्रा है कम और ज्यादा, उस कम और ज्यादा के आधार पर हमारे व्यंजनों को बांटा गया है। कितना अद्भुत तरीका है, वैज्ञानिक विधि है हमारी हिंदी वर्णमाला की। शायद मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि ए के बाद बी क्यों आता है, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं कि ए के बाद बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, सी के बाद डी क्यों आता है। इसका उत्तर शायद आपके पास ना हो। लेकिन क के बाद ख क्यों आता है और ख के बाद ग क्यों आता है, इसका जवाब हमसे ले लीजिए। इसका जवाब मेरे पास है। चलिए आगे समझते हैं, देखते हैं इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 30, और महाप्राणों की संख्या कितनी है? 14। ध्यान देना, महाप्राण जिसमें जिन वर्णों को बोलने में मुंह से ज्यादा हवा निकलती है ऐसे वर्ण 14 है, और जिन वर्णों को बोलने में मुंह से कम श्वास निकलती है ऐसा वर्ण हमारे पास 30 है। कितने हैं? 30 है। 30 अल्प प्राण, 14 महाप्राण है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, यहां पर उपस्थित है आपके सामने। ठीक है, यहां पर मैंने 2 लाइनों को रेड में किया है। ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा अलग करेंगे। ये पूरा स्पर्श व्यंजन है, बाकी लोगों को बाद में समझते हैं। ये सभी क्या है? स्पर्श है। इन सभी स्पर्श व्यंजनों में ये 2 लाइन, ठीक है, लाल है। ठीक है, 2 लाइन क्या है? लाल है। बाकी 3 लाइन काले हैं। ये जो 2 लाइन लाल हैं इन्हीं को हम कहते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है? यह महाप्राण। और बाकी के जो बचे हैं हमारे पास काले वाले लाइन, ये सभी काले वाले य और य। ठीक है, ये कहलाते हैं अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब किस लाइन में क्या क्या आ रहा है? ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या क्या आ गया? य और ल। य और ल भी अल्प प्राण हुआ। लाल वाले लाइन में देखो श आया, श आया, और इस वाले लाल वाले लाइन में देखो श और ह, यानी 4 अक्षर लाल वाले लाइन में, ये 4 अक्षर और आ गए। तो ये 4 भी महाप्राण में है। किसमें है? महाप्राण वाले लाइन में है।
बाकी देख लो, ये अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण, ये तीनों अल्पप्राण हैं। और ये अल्पप्राण में क्या यहाँ आया, यहाँ य, यहाँ व, यहाँ र, ये तीनों अल्पप्राण है। कलर मैंने चेंज कर दिया है, ये भी अल्पप्राण है। और अल्पप्राण में इन लोगों के साथ साथ सभी स्वर भी अल्पप्राण है, सभी स्वर भी अल्पप्राण है। ध्यान देना, किताबों में शायद स्वर के विषय में नहीं बताया है कि स्वर अल्पप्राण है या महाप्राण। मैं बता रहा हूं कि स्वर जो है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। आइए, अब तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी जान लो, क बोल के देखो, क कितनी हवा निकली मुंह से, क कम निकला। ख बोलो, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा, ये है वैज्ञानिक विधि हमारे वर्णों का। एक अल्प, एक महा, एक अल्प, एक महा, एक अल्प, ऐसे सिस्टम है कि छोटे बच्चे बालपोथी में जब पढ़े, वो क ख ग घ गुरुजी जब उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो अगर सभी महाप्राण एक जगह कर दिया जाए तो बच्चा थक जाएगा, मानसिक थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी बच्चे को। इसलिए बच्चा थके नहीं और कंटिन्यू पढ़ते रहे, इसलिए वर्णों का जो सिस्टम बैठाया गया है, एक अल्प, एक महा, एक अल्प, एक महा, ऐसे बैठाया गया है। इसीलिए क के बाद ख आया है और ख के बाद ग आया है, क्योंकि एक महा है और एक अल्प है और एक महा है, ऐसे बैठा है। ये सिस्टम है इसका। चलिए आइए आगे देखते हैं। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे आते हैं। ये हमारे वर्ग हैं। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, ये है पहला, तीसरा, पांचवा। प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और उसके साथ साथ य, व, र, ल, य, व, र और ल, ये सभी क्या है, और सभी स्वर। देखो यहां लिखा और सभी स्वर, और सभी स्वर क्या है, अल्पप्राण। क्या है, अल्पप्राण। और शेष जो बचे वो महाप्राण। अब मैंने कहा था कि अब महाप्राणों की संख्या 14, अल्पप्राणों की संख्या 30। देख लो 14 है कि नहीं, 5 ये 5 ये, 5 5 10 और 2 यहां 12, 2 14। महाप्राणों की संख्या 14 और अल्पप्राण कितने हो गए हमारे, 30। काउंट कर लेंगे आप यहां से। चलिए आगे चलते हैं। वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ प्लस श, श, ह और ये सभी हमारे 14 वर्ण महाप्राण हैं। द्वितीय में क वाली लाइन, सॉरी ख वाली लाइन, और चतुर्थ में ग वाली लाइन। 5 ये 5 ये, 5 5 हो गया कितने, 10 और 4 ये प्लस 4 कितने हो गए, 14। महाप्राणों की संख्या कितनी, 14। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। और अल्पप्राण महाप्राण को थोड़ा सा मैं और यहां से क्लियर कर दूं कि अल्पप्राण महाप्राण को हम कैसे समझेंगे। वही हाथ का पंजा बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। शायद 5 उंगली है, 6 तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अंगूठा है, ध्यान देना ये अंगूठा है, सॉरी। अब यही बनाने आता है हमें। अब ये है आपका क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और ये अंगूठा से ध्यान देना, अंगूठा है, ये अंगूठा है आपका, यह है आपका अल्प, यह है महा, यह है अल्प, यह है महा, यह है आपका अल्प। आपके उंगलियों में 5 उंगली है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। ठीक है, अल्प महा, एक अल्प, एक महा, एक अल्प, एक महा, एक अल्प, ऐसे समझिएगा आपका। ठीक है, अब ये जो अल्प है, इस अल्प में आपका और आ जाता है सभी स्वर। क्या है यहां पर, सभी स्वर। ठीक है, ये क्लियर हो गए सभी स्वर। उसके साथ साथ ये आपका यहां से देख लेते हैं, य, व, र और ल, इस लाइनों में।
इस लाइनों में, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो बचा है वो क्या क्या बचा है, श, श, श और ह। ये आपके महा वाले में है, ये दोनों क्या है, महा है। अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा, ठीक है, ऐसे इसको समझिएगा। और आज आपका ये समाप्त हुआ व्यंजन विचार, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन विचार का ये दूसरा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब शायद इससे ज्यादा अब कुछ व्यंजन में बचा नहीं कुछ बताने के लिए, संपूर्ण व्याख्या मैंने व्यंजनों का कर दिया है। आप लोग अपनी तैयारी को चरम सीमा पर आगे बढ़ाइए। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका निदान करूंगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।